हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्ष वर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए करियर और एजुकेशन बेस्ड वीडियोस लेकर आता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी के बारे में, जो कि निकली हुई है AFCAT के थ्रू। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की एविएशन की वीडियो से रिलेटेड और जो भी वैकेंसीज़ इंडिया के अंदर निकलती हैं उससे अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट जो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ AFCAT। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि AFCAT क्या होता है। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। फोर्थ और लास्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, कि कितनी कितनी वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो फॉर्म फिलिंग की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 15 जून। 15 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना, और 14 जुलाई तक इसका लास्ट डेट रहेगा। मतलब 14 जुलाई से पहले पहले आपने अपना जो है फॉर्म सबमिट करना है। अब फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो, इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया है, एक वेबसाइट का लिंक दिया है। वहाँ से जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आप वहाँ जाकर के फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट की, जो कि है व्हाट इज़ AFCAT। मतलब AFCAT क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने ये नेम पहली बार सुना होगा कि AFCAT क्या होता है। AFCAT का मतलब होता है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट उन लोगों के लिए होता है जो कि इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स में जाने के विलिंग हैं। तो ये इंडियन एयरफोर्स और CDAC साथ में मिलकर के ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, जो लोग इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। तो ये एक एंट्रेंस जो है एग्ज़ाम होता है इंडियन फोर्स में जाने के लिए, भर्ती होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की, जो कि है इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है और कितने कितने मार्क्स का इसमें एग्ज़ाम आता है। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल है एकदम। कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। इसका जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू, जो कि SSB के थ्रू होता है। आपने देखा होगा कि जो भी इंडियन एयरफोर्स के इंटरव्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे SSB के थ्रू होते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेडिकल के लिए जाना होता है। मेडिकल भी आपका क्लियर होता है तो फिर वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, जहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको एक ऑफिसर लेवल के लिए, चाहे आपने फ्लाइंग के लिए अप्लाई किया था, टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट आपने अगर अप्लाई किया था तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग पोस्ट पे डेजिग्नेशन दिया जाता है। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो MCQ, मतलब इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो ऑनलाइन होगा। आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके फिल करना होगा। और जो एक जो क्वेश्चन होगा वो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जिसके अंदर 300 नंबर का मार्क्स का ये वाला आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसके अंदर जो टाइम आपको ड्यूरेशन मिलेगा वो सिर्फ 2 घंटे का मिलेगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अभी से अपनी जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप देखा जाए तो आपके पास में अभी 3 महीने हैं। तो मुझे ये लगता है कि 3 महीने सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ही नहीं, बल्कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए भी 3 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एज क्राइटेरिया के, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप लोग फ्लाइंग के लिए, मतलब पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जो एज है 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके पास में DGCA से अप्रूव्ड एक DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अप्रूव्ड अगर आपके पास में एक पायलट का लाइसेंस है, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है, तो आप 20 to 26 की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में,
तो यहाँ पर जो एज है आपकी वो 20 to 26 ईयर होना चाहिए। अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें तो भी 20 to 26 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें फ़्लाइंग के लिए, पायलट के लिए, तो आपके पास में 10+2 PCM होना चाहिए। मतलब आपका जो 10+2 है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ में होना चाहिए, विथ 50% मार्क्स इन मैथ एंड 50% मार्क्स इन फिजिक्स। यहाँ पे 50% मार्क ही मैथ के अंदर मांगे हैं और 50% मार्क्स ही यहाँ पर उन्होंने फिजिक्स के अंदर मांगे हैं। अगर हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट, ग्राउंड ड्यूटीज़ के टेक्निकल डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर आपके पास में 10+2 PCM विथ 4 ईयर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग का होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का अगर आपने 4 साल का डिग्री करके रखा हुआ है विथ 10+2 इन PCM, तो आप ग्राउंड ड्यूटीज़ टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के बारे में, तो 10+2 आपके पास में होना चाहिए विथ 3 ईयर ऑफ एनी डिग्री। मतलब कि आपने अगर किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है 3 साल का, तो आप ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्निकल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर PC और SSC दिया हुआ है। अब PC का मतलब है कि परमानेंट कमीशन और SSC का मतलब है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन का मतलब होता है जो जॉब है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी इंडियन एयरफोर्स के अंदर, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो लाइफ टाइम रहेगा, जो कि परमानेंट रहेगा। वहीं अगर हम SSC की बात करें, शॉर्ट सर्विस कमीशन की, तो उसका मतलब है कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो आपको डेजिग्नेशन दिया जाएगा, वो सिर्फ 14 साल के लिए होगा। इसके अंदर ये है कि इसमें चांसेस रहते हैं कि आपका जो जॉब है 14 साल से के बाद भी प्रमोट हो जाएंगे आप, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके पीछे की जॉब के बैकग्राउंड पे कि आपने पीछे कैसे परफॉर्म किया है। और इसमें सिर्फ चांसेस होते हैं, आपको गारंटी नहीं दी जाती है कि आपका जो जॉब है 14 साल के बाद में एक्सटेंड भी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में, नंबर ऑफ़ वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्लाइंग के अंदर SSC के लिए, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, यहाँ पर 74 पोस्ट हैं। ग्राउंड टेक्निकल की अगर हम बात करें तो PC मतलब परमानेंट कमीशन के लिए 40 पोस्ट हैं और SSC के लिए 26 पोस्ट हैं। फिर PC के लिए 23 पोस्ट हैं और SSC के लिए 16 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की, तो यहाँ पर PC के लिए 23 पोस्ट हैं, SSC के लिए 16 पोस्ट हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन की बात करें तो PC के लिए 8 पोस्ट हैं और SSC के लिए भी 8 पोस्ट हैं। मीटरोलॉजी एंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर PC के लिए 16 पोस्ट हैं, नॉन टेक्निकल SSC के अंदर यहाँ पर 12 पोस्ट हैं। तो ये हैं सारी पोस्ट का इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, आप इनके लिए इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इनकी वेबसाइट का एक लिंक है, वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर के आप अपना प्रोफाइल बना करके जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आप अच्छे से केयरफुली रीड करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।